नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्थ चार्ट एनालिसिस का जो सीरीज़ है, इसमें जो हम लोग नेक्स्ट चार्ट लेंगे वो गौतम अडानी जी का है। मैंने भी इनके चार्ट के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि कौन सा चार्ट सही हो सकता है। तो थोड़े रिसर्च के बाद मुझे लगा कि 5:15 का जो टाइम है वो सही बैठ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि जब मैंने इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया और अभी का जो इनका करंट फेज चल रहा है वो देखने की कोशिश की, तो उस हिसाब से ये सही बैठ रहा था। अब वो क्यों होता है हम लोग ऐसे आगे चल करके वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इनके चार्ट एनालिसिस पे आ जाता है। एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे एक मेजर धनियों कॉम्बिनेशन आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा। धनियों कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि आपका दूसरा एकादश का, पंचम का और साथ ही साथ नवम का स्वामी और लग्नेश, इन सब का कहीं पे साथ में युति हो जाए तो ये एक तरह से आपको धनयोग बनाता है। लेकिन यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट जो मैंने देखा है, वो ये होता है कि जो आपका 12th हाउस होता है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो 12th हाउस होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आपने लाभ कमाया, लाभ कमा करके अगर आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे तो ये इन्वेस्टमेंट का हाउस हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट के बाद फिर जो आपकी अर्निंग होती है वो मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे पोटेंशियल रखता है 12th हाउस। तो इन केस अगर आपका अर्निंग आपको मल्टीप्लाई करवाना है, आपको अर्निंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग क्रिएट करना है, तो सो फॉर दैट 12th हाउस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये भी मुझे काफ़ी टाइम बाद जा कर के, जब मैंने ज्योतिष का बहुत गहराई से अध्ययन किया, तब जा कर के मुझे समझ आया कि यहाँ पे 12th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए योग क्या बन रहा है कि 12th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में ही है और साथ ही साथ वो 7th हाउस को यहाँ पे बल दे रहा है। तो इसके कारण होता क्या है कि 7th लॉर्ड एक तो इन्वेस्टमेंट का हाउस में गया, इन्वेस्टमेंट में जा करके वापस से वही इन्वेस्टमेंट आपको आपके बिजनेस को बल दे रहा है। तो एक तरह से एक साइक्लिकल लूप बन गया। मतलब कि आपने बिजनेस किया, बिजनेस से इन्वेस्टमेंट लाए, इन्वेस्टमेंट, अब उसी इन्वेस्टमेंट ने आपके बिजनेस को फिर वापस से ग्रो किया। तो ये एक तरह से एक बहुत अच्छा लूप बना। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये 12th हाउस से भी रिलेटेड है, विच मीन्स दैट कि आपका ये फॉरेन से भी ज़्यादा एक फॉरेन से भी रिलेशन इसका यहाँ बन जाता है। सो विच इज़ अगेन क्वाइट गुड। तो ये जो एस्पेक्ट था ये मुझे बाद में जा कर के रियलाइज़ हुआ, जब मैंने बहुत सारे चार्ट्स को देखा तब लगा कि नहीं, जो छठा भाव होता है और आपका 12वां भाव होता है वो इस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ग्रोथ के लिए या फिर आपके आगे बढ़ने के लिए। इन केस अगर आपको लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है, अगर ऐसा है कि नहीं आपको बस जो आपने कमाया वो कमाई आपको मतलब लोगों में दिखाना है, दिखावाबाजी आपको ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग 11th हाउस चाहिए होगा। ऐसे लोगों का मैंने स्ट्रॉन्ग 11th हाउस देखा है जहाँ पे लोग दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा पैसे लुटा देते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आपका 12th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वैसे क्या होता है ना कि आपका फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप हैंड टू माउथ हो जाते हो, मतलब कि आज कमाया फिर उड़ाया, फिर कमाया फिर उड़ाया, तो ये एक साइक्लिकल लूप नहीं होता। उल्टा ऐसा होता है कि आप अपने ही पैसे को यूज़ करते हो उसको ग्रो करवाने के लिए। तो ये एक साइकोलॉजी है ऑफ मनी विच द रिच पीपल डू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इनके चार्ट में आ जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक अच्छे बिजनेसमैन होने के लिए जो 3rd हाउस होता है वो आपका स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि 3rd हाउस जो होता है वो आपके अपने एफर्ट्स का होता है। अपने एफर्ट्स के बेसिस पे आप कितना ग्रो कर पा रहे हो लाइफ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लग्नेश यहाँ पे 3rd हाउस में चला जाए राहु के साथ, और राहु यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि उपाच्य घर में राहु की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलवान हो जाती है। और यहाँ पे राहु आपको एक थिंकिंग पावर देता है, आपको एबिलिटी देता है कि आप एक्ट करें बहुत जल्दी, आप स्किल डेवलप करें और एक एक्शन ले, प्रिसाइज एक्शन ले। और यहाँ पे राहु एक तरह से आपको एक बिजनेस माइंडसेट देता है तीसरे घर में बैठ करके। आपको ये माइंडसेट देता है कि कैसे आप रूल्स को यूज़ करके, आपके पास जो सर्कमस्टांसेस है उसको कैसे बेस्ट यूज़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड योग। उसके बाद ये कि यहाँ पे शनि केतु के साथ है। अब यूजुअली होता क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि शनि बहुत ज़्यादा बलवान है, शनि केतु के साथ है और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो इन सारे केसेस पे होता क्या है कि ऐसे इंसान को अपने इनिशियल डेज ऑफ हिज लाइफ उसमें थोड़ा स्ट्रगल इनका रहता है। वो ग्रो बहुत जल्दी नहीं कर पाते या फिर रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि लग्नेश और छठे का स्वामी ये दोनों वीनस ही बनता है और यहाँ पे तीसरे भाव में बैठा है। तो ये एक तरह से ये है कि इनको ऑल ऑफ अ सडन एकदम
ऑल ऑफ अ सडन विजिबिलिटी या लाइमलाइट नहीं मिलेगा, इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। और उसका कारण ये भी दिखता है कि अगर आपका लग्नेश शनि के साथ जुड़ जाए, शनि भले ही यहाँ पे योग कारक हो, लेकिन अगर ये यहाँ पे ऐसा योग बन जाता है तो विच सजेस्ट कि आप लाइफ में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही बनेंगे। और ऐसे में होता क्या है कि ये लोगों का जब हार्ड वर्क आप देखते हो तो दैट इज़ क्वाइट सस्टेनेबल। वो होता क्या है कि ऐसे नहीं रातों रात बन गए उसके बाद फिर वापस से डूब जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये आपको बहुत ही हाई लेवल पे सस्टेन करके रखता है। ऐसे ही चार्ट में योग मैंने नरेंद्र मोदी जी का देखा है, फिर योगी आदित्यनाथ का देखा है जहाँ पे लग्नेश शनि से जुड़ा हुआ है, तो इनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस काफ़ी ज़्यादा देता है। और इन केस जैसे महेंद्र सिंह धोनी का भी आप देखो तो लग्न में शनि है, तो ऐसा हार्ड वर्क करना कि हाँ वो हार्ड वर्क आपको बहुत टाइम तक आपको आपका नाम सस्टेन कर पाए, तो वहाँ पे शनि का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो शनि आपके लग्नेश से या फिर किसी तरह से केंद्र में बैठ करके आपके लग्न को बल दे रहा है, तब जा करके ये होता है। और इनिशियल डेज में इनके लिए थोड़ा सेटबैक्स रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, तो ये सूर्य यहाँ पे दूसरे घर में है, मंगल यहाँ पे 12वें घर में है। यहाँ पे एक तरह से पापकत्री योग बन गया। पापकत्री योग का यहाँ पे ये मतलब होता है कि ऐसा इंसान मतलब कि वेट नहीं करेगा, उसको मतलब कि जो चाहिए अभी चाहिए, जो चाहिए उसको फटाफट करना है। ऐसा नहीं कि आराम से इत्मीनान से लाइफ को बिताना और मतलब चलाते रहना, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये कि ये पापकत्री योग ये क्या करता है कि इनको एक जगह बैठने नहीं देता, इनको मतलब कि ही हैज़ टू बी वेरी डिसाइसिव, और इनको हमेशा वो डिसीजन लेकर के आगे ग्रो करते रहना है। नेक्स्ट गुड थिंग इज़ हेयर इज कि यहाँ पे इनका चंद्रमा और बृहस्पति का यहाँ पे योग है। अब एक तरह से आप देखिए कि यहाँ पे तीसरे और आठवें का स्वामी और 11वें का भी, तो 8वां 11वां और तीसरा यहाँ पे दशम भाव में एक गजकेसरी योग बना रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि विथ इस रेगुलर एफर्ट्स इनको बार बार डालते रहना होगा, और उसके साथ साथ ये लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहेंगे। और एक और चीज़ होता है, क्योंकि ये गजकेसरी योग है विच गिव्स अ पर्सन अ वेरी स्टेबल माइंडसेट, जो कि इंसान बहुत आगे पीछे नहीं देखता, वो एक माइंडसेट को लेकर के आगे चलता है। ऐसे गजकेसरी योग वाले आपको मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी। तो मन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो उनको एक डिसीजन लेने के बाद उस पे वहाँ स्टैंड लेने के लिए इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। सो दैट इज़ अगेन अ गुड एस्पेक्ट ऑफ हिज चार्ट। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि क्यों मुझे ये लगा कि ये काफ़ी कन्विंसिंग चार्ट है। तो एक तो ये कि अडानी के बारे में आप जैसे सुन रहे हो, तो अडानी लाइमलाइट पे 2014 के बाद से आया। जैसे इसके पहले भी इनका फेज़ चल रहा था, बट 2014 के बाद से इनका ग्रोथ जो था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस हुआ। एक तरह से मतलब जो ग्रोथ कर्व इनका देखिएगा वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक आते-आते तो ठीक है, ग्रोथ इनका स्टेडीली हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये राहु हिट करता है इस साल 2022 में, उसके बाद से अगर आप इनका ग्रोथ देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा था, और रिसेंटली ये वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए। इन्होंने बहुत एग्रेसिवली लोन भी लिया है, अपने जितने सारे एक्विजिशंस ये कर रही है, जितना सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको बड़े लेवल पे करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन भी ले रहे हैं, जिसके कारण अब इनका जो नेट वर्थ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, मेकिंग हिम द सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये राहु के फेस में, बट ये यहाँ पे अगर आप हम लोग प्रत्यंतर में देखें तो यहाँ पे आप देखिए जुपिटर का जो फेज़ है ये तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शनि वापस से आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो पहले 6 महीने नेक्स्ट ईयर ही हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे हो सकता है कि ये जो फेज़ होगा ये अडानी ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी लीगल प्रॉब्लम में भी पड़ने के यहाँ पे योग बन जाते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये शनि वाला जो फेज़ है ये आदमी को किसी न किसी तरह से फँसाता है ही। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन होना या फिर कोई लोन का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो रीपे कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये फेज़ यहाँ पे आ जाता है। बट समहाउ ही विल ओवरकम इट, और मेन जो इनका बेस्ट फेज़ शुरू हो रहा है वो 2024 से हो रहा है। तो 2024 से लेकर के जो 4 साल है, 24, 25, 27 और 28, ये जो 4 साल इनके होंगे, आप समझ लीजिए 27 के एंड तक का, तो 24, 25, 26, 27 ये 4 साल,
तो ये 4 साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, काफ़ी इनका ग्रोथ होगा यहाँ पे। काफ़ी कुछ आप शायद इनको वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट पर्सन भी बनते हुए देख सकते हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे अभी। तो ये इनका ग्रोथ होगा, बट फिर 2028 से अगेन इनके लिए थोड़ा बुरा समय रहेगा। वहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे इनको, फिर उसके बाद बिज़नेस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आएँगे। बट ये जो फ़ेज़ रहने वाला है अडानी ग्रुप के लिए 2024 से लेकर के 27 तक का, ये 4 साल एक गोल्डन पीरियड होगा अडानी ग्रुप के लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये टाइम सही है, ये टाइम के बाद या फिर ये जो चार्ट इन्होंने बताया है ये सही है। तो एक कारण ये है कि यहाँ पे इनको राहु शुरू हुआ है और जो ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ है वो इसी साल था। तो इसी कारण से मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि ये जो इनका चार्ट है ये बिल्कुल सही है और टाइमिंग के हिसाब से भी ये सही बैठ रहा है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का। लेट मी नो आपको नेक्स्ट चार्ट किसका देखना है, तो वो चार्ट एनालिसिस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।